डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोले, या इसको डी ब्रॉय कहते हैं, पढ़ने में डी ब्रोगले है, जो इस प्रोनाउंस करते हैं आप लोग। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है, ये किस तरह का हाइपोथेसिस है, ये हमें किस तरफ ले जा रहा है। तो याद रहे कि ये लगभग 1924 में डी ब्रॉय नामी एक जर्मन फिजिसिस्ट ने जो है एक आइडिया दिया, एक व्यू दिया कि जो पार्टिकल है इसका भी डुअल नेचर हो सकता है। क्योंकि ये बात हम लोगों को मालूम थी कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर ऑफ लाइट वाज प्रूव्ड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। एंड ये और जो डुअल नेचर से मुराद आप समझते हैं, ये जो मैंने जिन टॉपिक्स का नाम लिया है ये पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहे हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर को। ये बात कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करते हैं। तो लिहाजा लाइट पार्टिकल भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन हिसाब से। और लाइट जो है वो वेव भी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस व्यू पॉइंट से। तो उसका डुअल नेचर है। मैक्रोस्कोपिकली लाइट वेव है और माइक्रोस्कोपिकली पार्टिकल है। तो डी ब्रॉय जो भी डी ब्रोगले के हैं, जो आप प्रोनाउंस करते हैं, इन्होंने जो है ये आइडिया दिया कि लाइट जो है उसका जो डुअल नेचर है, चूँकि नेचर में सेमिट्री है, नेचर सेमिट्रिकल है, सेमिट्री है नेचर में, यानी कि जैसे राइट है, लेफ्ट है, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। जैसे कि हमारा मानना है कि जब वेव के डुअल नेचर हैं, वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, देन पार्टिकल शुड आल्सो हैव द डुअल नेचर। पार्टिकल का भी डुअल नेचर होना चाहिए, पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। ये बात इन्होंने की थी, और जो कि अपनी नौयत की एक बहुत ही अनोखी बात थी कि हाउ अ पार्टिकल लाइक दिस पेन, लाइक आई बॉल एंड अदर मटेरियल पार्टिकल कैन हैव वेव नेचर, और हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स वेव लेंथ। तो ये बड़ी अजीब और अनोखी किस्म की बात थी कि कैसे आप किसी पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पीछे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये कहानी कि एनर्जी जो है, जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन से, इससे आपको पता है, इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो mc इज p, mv इज p, या mv की जगह mc कर दें, लीनियर मोमेंटम है। तो किसी भी वेव की जो लीनियर मोमेंटम है आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमें अच्छे से मालूम है, E/c। और यू नो वेरी वेल ई किस चीज़ के इक्वल होता है वेव के लिए, HF और C, या F/c किस चीज़ के इक्वल होता है 1/λ, C इज इक्वल टू F λ व्यू पॉइंट से। तो P किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, F/c से ये इक्वेशन आपको अच्छे से पता है बहरहाल, लेकिन मैं फिर भी डिराइव कर रहा हूँ थोड़ी सी कि ये जो आपके पास क्या कर दिया मैंने, इधर लैम्डा डालना था। तो ये आपके पास अगर लैम्डा के लिए मैं सेपरेट कर दूं तो h/p। तो अब ये वेवलेंथ आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, या वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इन केस ऑफ पार्टिकल hp की जगह क्या आएगा, mv। तो ये डी ब्रोले वेव है। डी ब्रॉय जो है उनकी वेवलेंथ है वेवलेंथ। अब ये यानी कि बात तो बिल्कुल दिल को लगती है कि यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम दिस थ्योरेटिकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन जो है इसकी मदद से आप वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा है
लेकिन ये बात फिर भी बड़ी अजीब सी थी कि चलो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको मेजर कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको डेविसन और जर्मर ने बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ किया और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की। एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जीपी थॉमसन ने भी इसको प्रूफ किया था। बहरहाल अब इस इक्वेशन के व्यू पॉइंट से आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल देता हूँ फॉर अ बॉल, किसी बॉल के लिए जिसका मैस से फॉर एग्जांपल यूनिट है 1 kg का कोई आयरन का बॉल है, और उसकी स्पीड भी मैं यूनिट लेता हूँ, अगर बहुत स्लोली जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इस सूरत में आपके पास वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, h/1 If you have a ball of 1 kg mass and you throw it with velocity 1 meter per second, 1 meter per second velocity से आयरन का एक मैसिव बॉल आप रोल करते हैं, लुढ़काते हैं, रोल करते हैं, तो देखेंगे कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स। h इज व्हाट, यू नो द वैल्यू ऑफ h, प्लैंक कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये प्लैंक कांस्टेंट की इधर वैल्यूज यहाँ इस फिगर में चेंज होती रहती है। बहरहाल कोई 6.2 लिखता है, कोई 6.3 लिखता है, कोई आगे 4 जॉल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, तो यहाँ लैम्डा के हिसाब से वो आ जाएगी मीटर। इसका मतलब है कि अगर आप एक बॉल की वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस बॉल की वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 6.63 × 10⁻34 मीटर। दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट और मेजर दिस स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। लिहाजा बड़े पार्टिकल के लिए ये थ्योरी या डी ब्रोले हाइपोथेसिस को अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। इनका जो हाइपोथेसिस है वो डी ब्रोले हाइपोथेसिस दैट इज ओनली वैलिड, that can be possibly valid for very small particle। छोटे पार्टिकल के मुतालिक हम सोच सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अब मैं इसको लेता हूं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, याद रहे कि इस हाइपोथेसिस से जो इनका जो हाइपोथेसिस है हम किस तरफ ले जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव पार्टिकल एज अ वेव। पार्टिकल की डुअल नेचर की बातें करने जा रहे हैं। पार्टिकल इज पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल, इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। इस बात की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये मैंने एक बॉल के लिए किया, ठीक है, आंसर तो आएगा। आंसर आप किसी मैसिव चीज़ के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी ट्रक की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कोई ट्रेन की भी निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी ड्रास्टिकली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट दैट वेवलेंथ। लिहाजा अगर मैं एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करता हूँ, याद रखें एक बात रिकॉल करें कि वेव नेचर भी, वेव तो वेव मैक्रोस्कोपिकली है, माइक्रोस्कोपिकली वो पार्टिकल बन जाती है जब वो एटम के साथ या आयन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करती है। तो पार्टिकल भी मैक्रोस्कोपिकली पार्टिकल है। आई एम पार्टिकल, this pen is, that ball is, and there are so many macroscopic bodies whose wavelength, associated wavelength can be negligibly small, so those cannot be treated as a wave। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ जो है उस वेवलेंथ के मुतालिक सोचा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निहायत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये बात सोचें, फॉर एग्जांपल आपको पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है that is very small, और इस हिसाब से इस इक्वेशन के, और उसकी वेलोसिटी अगर फर्ज करें हम कोई ले लेते हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू आपको फिर दोबारा लिख रहा हूं, जॉल सेकेंड इसकी यूनिट है। तो ये हमारे पास लैम्डा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, h और m व्यू पॉइंट से। डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है। मल्टीप्लाई बाई 2.1 10⁻⁶
तो इससे जो आपके पास आंसर आ रहा है वो नियरली, मैं कह रहा हूँ नियरली अप्रॉक्सीमेटली 4 एंगस्ट्रॉम या 4 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम, इस तरह आंसर आ जाएगा। यानी 3 to 4 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। इससे भी बड़ा आ सकता है, अगर इसकी वैल्यू मैं 10⁶ ले लूँ 7 एंगस्ट्रॉम तक। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेंगे कितने एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाता है। तो ये जो 4 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है इसके मुकाबले में निहायत ही बड़ी है। That is very small wavelength and this is the wavelength which is observable। जैसे एक्सरे की वेवलेंथ जो है हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से होती है, 1 एंगस्ट्रॉम तक भी उसकी रेंज होती है और 1 एंगस्ट्रॉम से छोटी बड़ी भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ये बड़ी वेवलेंथ आ गई है, जिसके मुतालिक सोचा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो behave like a wave। Why? Because it is microscopic particle and this wave will be called matter wave। इस वेव को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? मैटर वेव का कंसेप्ट यहाँ से मिलता है। मैटर वेव वो वेव होती है जो पार्टिकल होता है और वेव की तरह बिहेव करता है, और मैटर वेव जो है इसकी वेलोसिटी वही होती है जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। इसकी वेलोसिटी जैसे लाइट वेव जो है, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मैटर वेव की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? द वेलोसिटी ऑफ द मैटर विच इज मूविंग, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वेलोसिटी होगी। ये मैटर वेव है। देखिए वेव्स हम कई किस्म की पढ़ते रहते हैं, जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, वो बाकायदा वेव हैं। मैकेनिकल मीडियम वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है। ये मैटर वेव ऐसी वेव हैं जो वेव भी हैं और पार्टिकल भी हैं, इनकी वेलोसिटी बड़ी सिंपल तरीके से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये बात हमें इस बात पर सोचने पे मजबूर कर रही है कि वी कैन ट्रीट एन इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव। हम इलेक्ट्रॉन को बतौर वेव ट्रीट कर सकते हैं, और इस बात को जो असल जो सच साबित किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो डेविसन और जर्मर ने किया, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसको फर्दर भी आप मज़ीद भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो आपके पास डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि H/P है ना, तो P आपको मालूम होगा लीनियर मोमेंटम किस चीज़ के इक्वल होता है? 2 × mass × kinetic एनर्जी। ये फेमस इक्वेशन है लीनियर मोमेंटम की। अगर आपको नहीं पता तो इसको किनेटिक एनर्जी जो है आपको अच्छे से पता है क्या होती है, mv²/2। अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो m² v²/2m किनेटिक एनर्जी p²/2m। तो ये किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई है, और किनेटिक से आप मोमेंटम की इक्वेशन भी बना सकते हैं टर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं बहरहाल। तो उस हिसाब से मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ 2m × किनेटिक एनर्जी, यानी कि ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस चल रहा है। ये इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है ये इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ? इन टर्म ऑफ वोल्टेज। आई एम गोइंग टू डिस्कस द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इन टर्म ऑफ वोल्टेज की टर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। बहरहाल अब आपको पता है कि किनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल किस चीज़ के इक्वल होती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। सो लिहाजा ये वंस अगेन इक्वेशन कैसे बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 2m × किनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लेंगे? Q × V। तो ये इक्वेशन भी अच्छी है, इक्वेशन है
ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ की जा सकती है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को, हमें पता है इलेक्ट्रॉन को जो आप एक्सेलरेट करते हैं तो वो वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उसको एक्सेलरेट करते हैं, और वो जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू पुट कर ली जाए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर लिया जाए। ये जनरल इक्वेशन है। आप इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी ले सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल भी ले सकते हैं, कोई और चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर, ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बल्कि अगर आप इसको जनरलाइज करें तो ये 3 भी बन जाएंगी। ये एक इक्वेशन है, दैट इज नंबर 1 इक्वेशन। इस इधर नाम ले रहा हूँ इसको नंबर 1, ये किनेटिक एनर्जी की टर्म में नंबर 2 और वोल्टेज की टर्म में नंबर 3 इक्वेशंस मैंने बनाई हैं। अब ये तीनों इक्वेशंस की अपनी ही फिजिक्स है, अपनी ही सिग्निफिकेंस है। इससे सीधे एंटी टेस्ट के लिए कई अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं इन टर्म ऑफ मैस वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ मैस एंड किनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ मैस चार्ज एंड वोल्टेज। 3 कैटेगरीज में हर एक केस की अपनी ही फिजिक्स है, हर केस की अपनी फिजिक्स है। मिसाल के तौर पे इसकी अगर मैं कहूँ कि 3 पार्टिकल हैं, मिसाल के तौर पे एक अल्फ़ा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, 3 पार्टिकल हैं, और तीनों पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। केस नंबर 1, जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन उठाएंगे? ये इक्वेशन। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ओनली, बिकॉज h वैसे कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो लिहाजा इस सूरत में सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे बड़ी वेवलेंथ डेफिनेटली जिसका मैस सबसे कम होगा। लिहाजा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा विल बी स्मॉलेस्ट। तब तमाम के मुकाबले में अल्फ़ा या हीलियम, सिंबल आपकी मर्जी है जैसे आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि 3 पार्टिकल हैं, अल्फ़ा पार्टिकल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो किसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी? तो वेवलेंथ सबसे बड़ी किसकी है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी किसकी है? प्रोटॉन की, सॉरी अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे छोटी है। और केस नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर मेरे पास किनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि तीनों पार्टिकल अगर सेम किनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, तो फिर आपके पास वेवलेंथ का क्या बिहेवियर होगा उस इक्वेशन के हिसाब से देखें। h वैसे कांस्टेंट है, किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 वैसे नंबर है, तो ऐसी सूरत में क्या इक्वेशन बन जाएगी? अंडर रूट। फर्क थोड़ा सा क्या है कि वहाँ मैस के साथ, मैस की 1 पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर मैस की हाफ पावर के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ मैस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ताहम है फिर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिहाजा अगर ये तीनों ही पार्टिकल हैं तो इसमें भी मैं वैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ विल बी लार्जर देन द प्रोटॉनिक, एंड प्रोटॉन वेवलेंथ विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इसे सीधे साधे आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल कहेंगे, अगर एक चार्ज पार्टिकल है उसका मैस m है, और अगर उसका मैस डबल कर दिया जाए तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी, √1/√2 हो जाएगी इन टर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी, और इन टर्म ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जो है अगर उसी स्पीड पे उसका मैस डबल कर दिया जाए तो यहाँ पर हाफ हो जाएगी। इस पर सोचेंगे आप, हर केस की अपनी फिजिक्स है। कांस्टेंट किनेटिक एनर्जी का और मकसद है, कांस्टेंट वेलोसिटी का और मतलब है, तो अपने उसके हिसाब से उसकी फिजिक्स की ट्रीटमेंट की जाती है। अब अगर इसी इक्वेशन व्यू पॉइंट से देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपके पास वही बिहेवियर चल रहा है जो केस नंबर 3 है। इन टर्म ऑफ वोल्टेज अगर आप बात कर रहे हैं तो इन टर्म ऑफ वोल्टेज
में फिर चार्ज की इंपॉर्टेंस भी आ जाती है। अगर आप इन टर्म ऑफ वेलोसिटी या किनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, उसमें चार्ज की इंपॉर्टेंस नहीं है। हम चार्ज की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, हालांकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का फ़र्क है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल का आपको पता है चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में डबल होता है। तो लिहाजा ये आपके पास इसमें फिर चार्ज की डिपेंडेंस भी आ जाएगी, चार्ज के मुतालिक भी सोचना पड़ेगा। तो लिहाजा ये दोनों चूँकि नीचे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो लिहाजा मैस का बड़ा होना इसके लिए अच्छा नहीं है वेवलेंथ के लिए, और चार्ज का बड़ा होना भी वेवलेंथ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैस और चार्ज छोटे होने चाहिए। तो अगर मैं मतलब है वो केस नंबर 3 की बात करता हूँ, केस नंबर 3 जिसमें मैं कहता हूँ कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल के साथ एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सरेट किया जाए, तो इस वक्त वेवलेंथ जो है वो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, उनके मैस और चार्ज के अंडर रूट पे डिपेंड करेगी। अब 2 फैक्टर्स आप लोगों ने इन्वॉल्व करने होंगे इन तीनों पार्टिकल के केस में। हाँ, अगर एक ही चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज सेम रह रहा है, अगर आप इसमें कहेंगे एक पार्टिकल का चार्ज फिक्स कर दिया जाए, फिर वही बिहेवियर आ जाएगा एग्जैक्टली, और मैस कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर चार्ज के साथ अंडर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि इस सूरत में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वंस अगेन सबसे बड़ी है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो चार्ज है, चार्ज दोनों का इक्वल है, चार्ज का बेनिफिट दोनों को इक्वल मिलेगा या नुकसान दोनों का इक्वल होगा। मैस का बेनिफिट किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि उसका मैस बहुत कम है। फिर प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अल्फा का मैस भी बड़ा है और चार्ज भी बड़ा है, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल का, तो उसके लिए उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो लिहाजा ये तमाम केसेस में बात उसी तरफ ही जा रही है। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज फर्क ज़रूर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम या अल्फा पार्टिकल व्हाटएवर, सारे केसेस में मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटिटेटिव फ़र्क आ रहा है। क्वांटिटेटिव फ़र्क आ रहा है, आपको इक्वेशन में वाज़े नज़र आ रहा है, क्वांटिटेटिवली फ़र्क आ रहा है, लेकिन बात उसी तरह है। इसका मतलब है जितना छोटा पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही सिग्निफिकेंट होगी और मेजरेबल होगी, और दैट कैन बिहेव लाइक अ वेव। इसके मुतालिक एक उम्मीद की जा सकती है कि ये वेव जो है की तरह बिहेव कर सकता है। तो लिहाजा ये उम्मीद जो है किसने पूरी की? इस उम्मीद को वो डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से, इन पर उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के ज़रिए इस बात को प्रूव किया, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस था, इसको प्रूव किया, और इस हाइपोथेसिस के साथ जो है उन्होंने ब्रैग्स लॉ को यूज़ किया, और ब्रैग्स लॉ के रिज़ल्ट और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो थे, इनके रिज़ल्ट जो है वो आपस में कंसिस्टेंट आए। और ब्रैग्स लॉ तो आपको अच्छे से पता है किसके लिए यूज़ होता है। ब्रैग्स लॉ डेफिनेटली डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ एक्सरे है, तो इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन प्रूफ हो गया था। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहरहाल उस टॉपिक को हम अभी इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि व्हाट वाज द सो कॉल्ड हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रॉय, उन्होंने क्या कहा और किस तरह जो है एक आइडिया दिया, और उस आइडिया को किस तरह एक्सपेरिमेंटली टच किया गया, उसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं।